यदि किसी को अच्छा पति, सुंदर पति, ताकतवर पति, इच्छा अनुसार उसके अनुकूल हो, तो उसको अगर ये बोले मधुराम आर्य और अच्छी लड़की चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, सुडौल चाहिए, नौकरी वाली चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, तो उसको बोलना चाहिए जो वैदिक वर्ड है मधुराम भार्य। इटालियंस वर्ड को 51 बार बोलना है पर डे। देखिए हाथ में जो है ना, एक तो ये मानते हैं ये जिसकी कनिष्ठिका उंगली जो है ना, ये वाली उंगली छोटी वाली, ये जिसकी बहुत लंबी होती है और ये वाली जो पोर है इससे ऊपर आ जाती है, तो वो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है जो है। अच्छा। हाँ, ये वाली उंगली आप देख रहे हैं, ये अगर इसके पोर से आधे से ज्यादा निकल आती है ऊपर, तो वो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है जो है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, आपको गाड़ी कब खरीदनी चाहिए, आपका योग कौन सा है, किसके साथ शादी होगी, किस उम्र में शादी होगी, आप नौकरी कब लगेगी, किस उम्र में नौकरी लगेगी, कब तक नौकरी लगेगी, सबको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसी के साथ में हम एक एपिसोड लेके आए हैं। एपिसोडों को हमारे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के जो गेस्ट हैं हमारे, उनको 27 साल का एक्सपीरियंस। एपिसोड आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और 100 कमेंट का हमने टारगेट रखा हुआ है। यदि आप 100 कमेंट करते हो तो हम सेकंड एपिसोड जरूर बनाएंगे इन्हीं के साथ। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने बारे में मुझे बताएं। मेरा नाम प्रदीप कुमार सक्सेना है। मैं मोती कुंज में रहता हूँ और पिछले 27 वर्ष से मैं ज्योतिष शास्त्र का कार्य कर रहा हूँ। अध्ययन मनन भी चल रहा है। अच्छा। वो तो एक प्रक्रिया है, कोई भी ज्ञान हो उसमें निरंतर अध्ययन मनन करने से व्यक्ति के अंदर और निखार आता है। और ये मेरी जो यात्रा है ज्योतिष जगत की, ये बहुत ही अच्छी है और लोगों के लिए भी मैं मानता हूँ जो है कि इसमें मैंने एक बहुत सकारात्मक कार्य किया है। ठीक। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि पाम रीडिंग होती है, फेस रीडिंग होती है और कार्ड रीडिंग होती है जी, तो मुझे आप बताने की कोशिश करो कि कई लोगों के देखा जाता है कि हाथ नहीं होते, तो उनका भाग्य कैसे देखा जाएगा? जी देखिए, अलग अलग विद्याएं हैं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम अपने भविष्य का संकेत जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे मान के चलिए कि जैसे आप किसी शहर में जाते हैं और आपको कई जगह पर यात्रा करनी है, जाना है। अगर आप उस स्थान का, उस जगह का अगर कोई मानचित्र ले लेते हैं, मैप ले लेते हैं, तो आप एक स्केच तैयार कर लेते हैं कि मेरे लिए ये रूट ठीक रहेगा जो है। अच्छा। उसी तरीके से अगर हम जिंदगी में अपने भविष्य का संकेत केवल ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही मिल सकता है। और अगर हम जिंदगी में सही निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें ज्योतिष शास्त्र आपकी मदद करता है जो है, एक मार्गदर्शक के रूप में। अच्छा। इसलिए एक मार्गदर्शक के नाते जो है ज्योतिष शास्त्र का जो मूल्य है वो बहुत ही अद्भुत है, अनमोल है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताओ कि जो हस्तरेखा हम जो देखते हैं जी, क्या हमारा जो हस्तरेखा है इसमें हमारा भविष्य छुपा हुआ है? देखिए, इसमें ज्योतिष शास्त्र की बहुत सारी विधाएं हैं और जिसमें कि एक तो पॉइंट आप मुझे एनालिसिस करें। हाँ, अभी बताता हूँ मैं, एक एक करके आता हूँ मैं। एक तो ज्योतिष शास्त्र में हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म होता है, जैसे ही इस शरीर में उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, जब आपने इस शरीर में जीवन की पहली सांस ली है, उस समय आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है उसके क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि हम खाली हाथ नहीं आए हैं। अच्छा। हम एक प्रारब्ध लेके आए हैं। वो प्रारब्ध क्या है, वो कैसे उसको हम डिकोड करें, कैसे उसको जान पाए कि आप क्या लेके आए हैं। क्योंकि प्रारब्ध किससे बना है? प्रारब्ध बना है आपके पूर्व संचित कर्मों से। अच्छा। यस,
प्रारब्ध बना है आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों का। आप खाली हाथ नहीं आए हैं, आप अपने कर्मों का एक प्रारब्ध लेके आए हैं, जिसे हम आज भाग्य बोलते हैं। भाग्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें अपनी बुद्धि में, चेतना में, हमें स्मृति में नहीं मालूम है क्या हम अच्छा या बुरा कराए हैं। अगर आपने किसी की अनकंडीशनल, बिना शर्त मदद कर दी है तो आपको वो मिलना है। आपने किसी का अमानत में खयानत करनी है तो आपको नुकसान जाना है। तो इस तरीके से हमारा जो भाग्य होता है वो हमारे जन्म के साथ ही जुड़ जाता है। उसका अध्ययन जो है वो हम जन्म कुंडली बनाकर करते हैं, और उसको कैसे हम डिकोड करेंगे, कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना, बुद्धि, स्मृति में हमें कुछ नहीं मालूम है हम क्या करके आए हैं जन्म जन्मांतरों में। तो उसको जानने के लिए जो विधा बनाई गई है कि आकाश में ग्रहों के संकेत से हम ये जाने कि हम क्या प्रारब्ध लेके आए हैं। प्रारब्ध मीन्स पूर्व जन्म के कर्म का क्या हमारे पास संचित कर्म है। अच्छा, सब कुछ कर्म से होता है, इसलिए हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी चीजें हैं, प्रारब्ध के कर्म आज का भाग्य है। इस जीवन यात्रा में आपके साथ जैसे ही आपने जन्म लिया, और इस जन्म के कर्म भी साथ में ही चलेंगे, ये दोनों अलग नहीं है। इसलिए ज्योतिष का मार्गदर्शन व्यक्ति को सच्चा कर्मवादी बनाता है, जो शीघ्रता से अपनी मंजिल पे पहुंचता है। अच्छा, अब बात आई थी कि इसमें आपने हस्तरेखा की बात की, हाथ के पर्वतों की बात मैंने की। ज्यादातर कुछ रेखाएं देखी हैं, ज्यादातर एक इधर जाती है, एक इधर जाती है जी। मैं अब हाँ, अब मैं बताता हूँ, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी विधाएं हैं। अच्छा, विधाएं कि किन किन माध्यमों से हम अपने भाग्य का संकेत देख पाते हैं। एक उसमें है जन्म कुंडली, ठीक है, फिर आता है हस्तरेखा, ठीक, फिर आता है अंक ज्योतिष, और भी नाना प्रकार की इसमें शास्त्र विद्याएं हैं। अभी ट्रेंड में 3 चल रही हैं जी आपका, न्यूमरोलॉजी चल रहा है जी, हस्तरेखा चल रहा है जी, और जो आप बता रहे हो जन्म कुंडली, जी, ये 3 चल रही जी, है। लेकिन आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो हस्तरेखा के माध्यम से देखा जा रहा है। ये वाला पॉइंट बता रहे हैं, ये वाला जी, पॉइंट बता रहे हैं कि अगर आप इसको दबाए रखेंगे तो आपका जो श्वसन क्रिया यहाँ जी, तक आ जाएगा, तो उससे जी, कुछ अलग होगा। जी, अगर वो नाड़ी तक जी, सांस आती है तो कुछ और होगा। जी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आपका जो है ना, अभी इससे पूर्व आपने ये भी पूछा था कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते, तो इसका प्रश्न जो है ना, ये वाला जो प्रश्न है, इसको हम इस रूप में हमें समझना चाहिए कि हमें अगर कोई किसी का हाथ नहीं है तो उसकी रेखाएं तो नहीं है, लेकिन उसका कर्म तो है ना, जो है हाँ, उसका प्रारब्ध भी है, उसका कर्म भी है। हम उसका भाग्य का मार्गदर्शन, उसकी आगे जीवन की यात्रा का मार्गदर्शन हस्तरेखाओं की मदद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके पास वो मौजूद नहीं है किसी कारणवश, जो है। लेकिन वो प्रारब्ध की और चीजें रहेंगी, और जो संयोग होंगे, और जो विद्याएं हैं, उसके माध्यम से उसका देखा जा सकता है, जो है। हाँ, क्योंकि सब कुछ जो है ना वो कर्म से है। और कर्म को सही दिशा देने के लिए हम ज्योतिष की मदद लेते हैं। आपको किसी शहर में किसी स्थान पर गंतव्य पे जाना है, आपके पास मानचित्र है, आप जल्दी पहुंच रहे हैं, जो है। जैसे आज के समय में गूगल मैप से आदमी जल्दी पहुंचता है, इसी तरह से अगर हम अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से सही संकेत प्राप्त कर लें, आप किसी ऐसे रास्ते पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत सारे मार्ग जा रहे हैं, और अगर आपका जो है जो सही आपको जो मंजिल है, अगर आप उस मार्ग पे नहीं जा रहे हैं, उस रास्ते पे, तो आप कितने भी अच्छे चलने वाले हैं, कितना भी आपके पास ज्ञान है, आप गलत दिशा में जाके मंजिल नहीं पा सकते, जो है। तो वो दिशा कैसे चुने, वो कैसे निर्धारित करें, इसलिए जब भी हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते थे पहले के समय में, तो हम लोग, हमारे जो पूर्वजगण थे, वो सब ज्योतिष का मार्गदर्शन लेते थे, जो है। और ज्योतिष अपने आप में एक बहुत व्यापक और एक बहुत अच्छी विद्या है। वो केवल व्यक्तिगत नहीं है, वो देशकाल 1500 वर्ष पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी में जो बराहमिर जी थे, ज्योतिष के प्रकांड ज्ञाता, जो है, गणितज्ञ, खगोलज्ञ, उन्होंने ज्योतिष के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था। बहुत दैवीय शक्ति थी उनके अंदर। उस समय उन्होंने जो काम किया था उसे आज के वैज्ञानिक भी सत्य पाते हैं, जो है। अच्छा, इतने सैकड़ों वर्ष पूर्व अगर कोई व्यक्ति जो है जो बातें कर रहा है और आज वो सत्यता की कसौटी पर खरी पाई जा रही है, तो उसमें बहुत गहरी सच्चाई रही होगी। अच्छा, तो ज्योतिष एक सच्चाई बताइए उसमें से मुझे। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था, जो है, कि अयनांश का मान 50.32 होता है, और जो आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं, जो है। अच्छा, ग्रहों की खगोलज्ञ भी थे, जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर, जो गणनाएं करते हैं दूरी की। जब आधुनिक कोई उपकरण नहीं थे, उस समय भी उन्होंने अपनी गणित से, जो है, ग्रहों की दूरियां, कब ग्रहण होगा, कब कौन सा ग्रह उदय होगा, ये सारी गणनाएं वो कर लेते थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, जो है। इसलिए हमारे जो, और ज्योतिष को तो वेदांग माना गया है, जो है।
वेदांग मतलब वेदों का अंग। अच्छा इसको माना गया है, ज्योतिष को हम कहते हैं ये नेत्र है वेदों का जो है। अच्छा हम ज्योतिष के माध्यम से समझ पाते हैं भविष्य में क्या होने जा रहा है। इसलिए और अभी जो समय चल रहा है, देश काल परिस्थितियों में विज्ञान बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया है। ज्योतिष का जो स्वरूप होना चाहिए था, जो इसमें ठोस कार्य होने चाहिए थे, वो उस स्तर पे नहीं हुए हैं। अनुसंधान कार्य की बहुत आवश्यकता है इसमें जो है। जो शास्त्र यहाँ पर उदय हुए, जो ज्ञान भारतवर्ष में जो है अनमोल ज्ञान वेदों के माध्यम से, वेदों में भरा पड़ा है, छिपा पड़ा है, उस पर वैसे अनुसंधान कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं हुए हैं, वो होने चाहिए जो है। क्योंकि हमारे यहाँ समस्या ये रहती है कि व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन में उलझने के बाद सब रचनात्मक चीजों में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, उतना भागीदार नहीं बन पाता। यदि किसी को अच्छा पति, सुंदर पति, ताकतवर पति, इच्छा अनुसार उसके अनुकूल हो, तो उसको अगर ये बोले मधुराम आर्य और अच्छी लड़की चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, सुडौल चाहिए, नौकरी वाली चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, तो उसको बोलना चाहिए जो वैदिक वर्ड मधुराम भार्य। इटालियंस वर्ड को 51 बार बोलना है पर डे। देखिए हाथ में जो है ना, एक तो ये मानते हैं ये जिसकी कनिष्ठ का उंगली जो है ना, ये वाली उंगली छोटी वाली, ये जिसकी बहुत लंबी होती है और ये वाली जो पोर है इससे ऊपर आ जाती है, तो वो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है जो है। अच्छा हाँ, ये वाली उंगली आप देख रहे हैं, ये अगर इसके पोर से आधे से ज्यादा निकल आती है ऊपर, तो वो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है जो है। अच्छा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, आपको गाड़ी कब खरीदनी चाहिए, आपका योग कौन सा है, किसके साथ शादी होगी, किस उम्र में शादी होगी, आप नौकरी कब लगेगी, किस उम्र में नौकरी लगेगी, कब तक नौकरी लगेगी, सबको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसी के साथ में हम एक एपिसोड लेके आए हैं। एपिसोडों को हमारे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के जो गेस्ट हैं हमारे, उनको 27 साल का एक्सपीरियंस। एपिसोड आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और 100 कमेंट का हमने टारगेट रखा हुआ है। यदि आप 100 कमेंट करते हो तो हम सेकंड एपिसोड जरूर बनाएंगे इन्हीं के साथ। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने बारे में मुझे बताएं। मेरा नाम प्रदीप कुमार सक्सेना है, मैं मोती कुंज में रहता हूँ और पिछले 27 वर्ष से मैं ज्योतिष शास्त्र का कार्य कर रहा हूँ। अध्ययन मनन भी चल रहा है। अच्छा। वो तो एक प्रक्रिया है, कोई भी ज्ञान हो उसमें निरंतर अध्ययन मनन करने से व्यक्ति के अंदर और निखार आता है। और ये मेरी जो यात्रा है ज्योतिष जगत की, ये बहुत ही अच्छी है और लोगों के लिए भी मैं मानता हूँ जो है कि इसमें मैंने एक बहुत सकारात्मक कार्य किया है। ठीक। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि पाम रीडिंग होती है, फेस रीडिंग होती है और कार्ड रीडिंग होती है जी, तो मुझे आप बताने की कोशिश करो कि कई लोगों के देखा जाता है कि हाथ नहीं होते, तो उनका भाग्य कैसे देखा जाएगा? जी देखिए, अलग अलग विद्याएं हैं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम अपने भविष्य का संकेत जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे मान के चलिए कि जैसे आप किसी शहर में जाते हैं और आपको कई जगह पर यात्रा करनी है, जाना है। अगर आप उस स्थान का, उस जगह का अगर कोई मानचित्र ले लेते हैं, मैप ले लेते हैं, तो आप एक स्केच तैयार कर लेते हैं कि मेरे लिए ये रूट ठीक रहेगा जो है। अच्छा। उसी तरीके से अगर हम जिंदगी में अपने भविष्य का संकेत केवल ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही मिल सकता है। और अगर हम जिंदगी में सही निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें ज्योतिष शास्त्र आपकी मदद करता है जो है, एक मार्गदर्शक के रूप में। अच्छा। इसलिए एक मार्गदर्शक के नाते जो है ज्योतिष शास्त्र का जो मूल्य है वो बहुत ही अद्भुत है, अनमोल है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताओ कि जो हस्तरेखा हम जो देखते हैं जी, क्या हमारा जो हस्तरेखा है इसमें हमारा भविष्य छुपा हुआ है? देखिए, इसमें ज्योतिष शास्त्र की बहुत सारी विधाएं हैं और जिसमें कि एक तो पॉइंट आप मुझे एनालिसिस करें। हाँ, अभी बताता हूँ मैं, एक एक करके आता हूँ मैं।
एक तो ज्योतिष शास्त्र में हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म होता है, जैसे ही इस शरीर में उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, जब आपने इस शरीर में जीवन की पहली सांस ली है, उस समय आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है उसके क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि हम खाली हाथ नहीं आए हैं। अच्छा, हम एक प्रारब्ध लेके आए हैं। वो प्रारब्ध क्या है, वो कैसे उसको हम डिकोड करें, कैसे उसको जान पाएं कि आप क्या लेके आए हैं। क्योंकि प्रारब्ध किससे बना है? प्रारब्ध बना है आपके पूर्व संचित कर्मों से। अच्छा, यस, प्रारब्ध बना है आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों का। आप खाली हाथ नहीं आए हैं, आप अपने कर्मों का एक प्रारब्ध लेके आए हैं, जिसे हम आज भाग्य बोलते हैं। भाग्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें अपनी बुद्धि में, चेतना में, हमें स्मृति में नहीं मालूम है क्या हम अच्छा या बुरा कराए हैं। अगर आपने किसी की अनकंडीशनल, बिना शर्त मदद कर दी है तो आपको वो मिलना है। आपने किसी का अमानत में खयानत करनी है तो आपको नुकसान जाना है। तो इस तरीके से हमारा जो भाग्य होता है वो हमारे जन्म के साथ ही जुड़ जाता है। उसका अध्ययन जो है वो हम जन्म कुंडली बनाकर करते हैं, और उसको कैसे हम डिकोड करेंगे, कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना, बुद्धि, स्मृति में हमें कुछ नहीं मालूम है हम क्या करके आए हैं जन्म जन्मांतरों में। तो उसको जानने के लिए जो विधा बनाई गई है कि आकाश में ग्रहों के संकेत से हम ये जाने कि हम क्या प्रारब्ध लेके आए हैं। प्रारब्ध मीन्स पूर्व जन्म के कर्म का क्या हमारे पास संचित कर्म है। अच्छा, सब कुछ कर्म से होता है। इसलिए हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी चीजें हैं, प्रारब्ध के कर्म आज का भाग्य है। इस जीवन यात्रा में आपके साथ जैसे ही आपने जन्म लिया, और इस जन्म के कर्म भी साथ में ही चलेंगे, ये दोनों अलग नहीं है। इसलिए ज्योतिष का मार्गदर्शन व्यक्ति को सच्चा कर्मवादी बनाता है, जो शीघ्रता से अपनी मंजिल पे पहुंचता है। अच्छा, अब बात आई थी कि इसमें आपने हस्तरेखा की बात की, हाथ के पर्वतों की बात मैंने की। ज्यादातर कुछ रेखाएं देखी हैं, ज्यादातर एक इधर जाती है, एक इधर जाती है। जी, मैं अब मैं बताता हूँ, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी विधाएं हैं। अच्छा, विधाएं कि किन किन माध्यमों से हम अपने भाग्य का संकेत देख पाते हैं। एक उसमें है जन्म कुंडली, ठीक है, फिर आता है हस्तरेखा, ठीक, फिर आता है अंक ज्योतिष, और भी नाना प्रकार की इसमें शास्त्र विद्याएं हैं। अभी ट्रेंड में 3 चल रही हैं जी। आपका न्यूमरोलॉजी चल रहा है जी, हस्तरेखा चल रहा है जी, और जो आप बता रहे हो जन्म कुंडली, जी, ये 3 चल रही जी। है। लेकिन आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो हस्तरेखा के माध्यम से देखा जा रहा है। ये वाला पॉइंट बता रहे हैं, ये वाला पॉइंट बता रहे हैं कि अगर आप इसको दबाए रखेंगे तो आपका जो श्वसन क्रिया यहाँ तक आ जाएगा, तो उससे कुछ अलग होगा। अगर वो नाड़ी तक सांस आती है तो कुछ और होगा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आपका जो है ना, अभी इससे पूर्व आपने ये भी पूछा था कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते, तो इसका प्रश्न जो है ना, ये वाला जो प्रश्न है, इसको हम इस रूप में हमें समझना चाहिए कि हमें अगर कोई किसी का हाथ नहीं है तो उसकी रेखाएं तो नहीं है, लेकिन उसका कर्म तो है ना, जो है। हाँ। उसका प्रारब्ध भी है, उसका कर्म भी है। हम उसका भाग्य का मार्गदर्शन, उसकी आगे जीवन की यात्रा का मार्गदर्शन हस्तरेखाओं की मदद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके पास वो मौजूद नहीं है किसी कारणवश, जो है। लेकिन वो प्रारब्ध की और चीजें रहेंगी, और जो संयोग होंगे, और जो विद्याएं हैं, उसके माध्यम से उसका देखा जा सकता है, जो है। हाँ, क्योंकि सब कुछ जो है ना वो कर्म से है। और कर्म को सही दिशा देने के लिए हम ज्योतिष की मदद लेते हैं। आपको किसी शहर में किसी स्थान पर गंतव्य पे जाना है, आपके पास मानचित्र है, आप जल्दी पहुंच रहे हैं, जो है। जैसे आज के समय में गूगल मैप से आदमी जल्दी पहुंचता है, इसी तरह से अगर हम अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से सही संकेत प्राप्त कर लें, आप किसी ऐसे रास्ते पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत सारे मार्ग जा रहे हैं, और अगर आपका जो है जो सही आपको जो मंजिल है, अगर आप उस मार्ग पे नहीं जा रहे हैं, उस रास्ते पे, तो आप कितने भी अच्छे चलने वाले हैं, कितना भी आपके पास ज्ञान है, आप गलत दिशा में जाके मंजिल नहीं पा सकते, जो है। तो वो दिशा कैसे चुने, वो कैसे निर्धारित करें, इसलिए जब भी हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते थे पहले के समय में, तो हम लोग, हमारे जो पूर्वजगण थे, वो सब ज्योतिष का मार्गदर्शन लेते थे, जो है। और ज्योतिष अपने आप में एक बहुत व्यापक और एक बहुत अच्छी विद्या है। वो केवल व्यक्तिगत नहीं है, वो देशकाल 1500 वर्ष पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में जो बराहमिर जी थे, ज्योतिष के प्रकांड ज्ञाता, जो है, गणितज्ञ, खगोलज्ञ, उन्होंने ज्योतिष के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था। बहुत दैवीय शक्ति थी उनके अंदर। उस समय उन्होंने जो काम किया था उसे आज के वैज्ञानिक भी सत्य पाते हैं, जो है। अच्छा। इतने सैकड़ों वर्ष पूर्व अगर कोई व्यक्ति जो है जो बातें कर रहा है और आज वो सत्यता की कसौटी पर खरी पाई जा रही है, तो उसमें बहुत गहरी सच्चाई रही होगी।
अच्छा, तो ज्योतिष एक सच्चाई हाँ, बताइए उसमें से मुझे। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था जो है कि अयनांश का मान 50.32 होता है, और जो आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं जो है। अच्छा, ग्रहों की खगोलज्ञ भी थे जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर, जो गणनाएं करते हैं दूरी की। जब आधुनिक कोई उपकरण नहीं थे उस समय भी उन्होंने अपनी गणित से जो है ग्रहों की दूरियां, कब ग्रहण होगा, कब कौन सा ग्रह उदय होगा, ये सारी गणनाएं वो कर लेते थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है जो है। इसलिए हमारे जो, और ज्योतिष को तो वेदांग माना गया है जो है। वेदांग मतलब वेदों का अंग, इसको माना गया है। ज्योतिष को हम कहते हैं ये नेत्र है वेदों का जो है। अच्छा, हम ज्योतिष के माध्यम से समझ पाते हैं भविष्य में क्या होने जा रहा है। इसलिए, और अभी जो समय चल रहा है, देश काल परिस्थितियों में विज्ञान बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया है। ज्योतिष का जो स्वरूप होना चाहिए था, जो इसमें ठोस कार्य होने चाहिए थे, वो उस स्तर पे नहीं हुए हैं। अनुसंधान कार्य की बहुत आवश्यकता है इसमें जो है। जो शास्त्र यहाँ पर उदय हुए, जो ज्ञान भारतवर्ष में जो है अनमोल ज्ञान वेदों के माध्यम से, वेदों में भरा पड़ा है, छिपा पड़ा है, उस पर वैसे अनुसंधान कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं हुए हैं, वो होने चाहिए जो है। क्योंकि हमारे यहाँ समस्या ये रहती है कि व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन में उलझने के बाद सब रचनात्मक चीजों में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, उतना भागीदार नहीं बन पाता है। हस्तरेखा में अब मैं आता हूँ। हाथ जो हमारा होता है, इसमें हम जो है ना ये देखते हैं, ये हमारी हथेली होती है जो है। सामान्य में जानकारी बताता हूँ कि हस्तरेखा में जैसे हमारी ये जो 5 उंगलियां होती हैं, इसमें अंगूठा जो है ये हमारा इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इच्छा शक्ति का। अच्छा, हाँ। तो जो लोगों का सख्त अंगूठा होता है उनकी इच्छा शक्ति बड़ी स्ट्रांग होती है, बहुत विल पावर, वो देखने से ही मालूम पड़ जाता है जो है। हाँ, मेरा सख्त कैसा है? नहीं, आपका सामान्य है जो है, नॉर्मल है। फिर नहीं, क्योंकि आज पीछे मुड़ रहा है ये थोड़ा सा हल्का सा। अरे वो तो मेरा मुड़ रखा है। नहीं, उससे नहीं होता ये। अच्छा, हाँ, किसी का मुड़ेगा ही नहीं मुड़ने के बाद भी। अच्छा। और इसके अलावा क्या होता है, मैं एक जनरल चीजें बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है। एकदम से हम केवल जनरल चर्चा कर सकते हैं, किसी को एकदम से नहीं सिखा सकते, लेकिन कुछ चीजें मैं बताता हूँ जो हमारी काम करती हैं वास्तव में जो है। जैसे हाथ की जो लालिमा, हाथ की रेखाओं से ज्यादा मूल्य और कीमत और उनका असर, हाथ कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसकी रंगत कैसी है, उसकी लालिमा कैसी है, वो कितना नरम है, उंगलियों की लंबाई कितनी है, वही रेखाएं अगर एक बहुत अच्छे गुलाबीपन लिए हुए हाथ पे हैं और एक रूखे और शुष्क कठोर हाथ पे है, तो दोनों रेखाओं का अंतर में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा फलों में। अच्छा। इसलिए ये सारी चीजें जो है बहुत बुद्धि विवेक से निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत अच्छे ज्योतिषी को तत्व चिंतक होना चाहिए। तत्व मर्मज्ञ व्यक्ति ही बहुत अच्छा ज्योतिषी आपके भविष्य का कथन एक्यूरेट। इन जो गड्ढे होते हैं 1 2 3, हाँ, इनको पोर कहते हैं, ये पोर कहते हैं। अच्छा। इनको हम पोर कहते हैं जो है, एक एक जैसे जो है, ये पहली पोर, ये दूसरी, ये तीसरी जो है। हाँ। अच्छा। ये जितनी बड़ी होती है तो उसको अच्छा माना जाता है। अगर ये जैसे किसी किसी का बहुत कमी होता है, अगर ये 4 हो जाए तो उसको अच्छा सूचक नहीं माना जाता है, वो आदमी के बैड लक की, दुर्भाग्य की निशानी मानते हैं। कहा जाता है ये उंगली बराबर हो, ये गड्ढा लंबा हो, ये गड्ढा चौड़ा हो, तो उसको जल्दी प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ है? हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो है। हाँ, तो कुछ एक चीज मुझे बताओ आपने। देखिए, हाथ में जो है ना, एक तो ये मानते हैं ये जिसकी कनिष्ठ का उंगली जो है ना, ये वाली उंगली छोटी वाली, ये जिसकी बहुत लंबी होती है और ये वाली जो पोर है इससे ऊपर आ जाती है, तो वो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है जो है। अच्छा। हाँ, ये वाली उंगली आप देख रहे हैं, ये अगर इसके पोर से आधे से ज्यादा निकल आती है ऊपर, तो वो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है जो है। अच्छा। उंगलियां लंबी लंबी हैं, तो वो व्यक्ति जो है ना निश्चित रूप से किसी भी फील्ड में काम करे, उसका जो काम करने का तरीका होगा, जैसे कलाकार की कोई मूर्ति बनाता है, मतलब बहुत रच बस के काम करने वाले लोग होते हैं जो है, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी होती है, जो लंबी और पैनी उंगलियों वाले लोग होते हैं जो है। अच्छा। और जो मोटा थुलथुला हाथ होता है, वो लोग थोड़ा डोमिनेटिंग और मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी नेचर के व्यक्ति होते हैं जो है। अच्छा। वो तरक्की बहुत करते हैं। अब आज के समय में कलयुग चल रहा है जो है, कलयुग में जो देश काल परिस्थितियों का प्रभाव है, शास्त्रों का प्रभाव है, उसी हिसाब से चीजों में बदलाव आता है। इस समय कलयुग में जो है भौतिक तत्व, भौतिकवादी लोग ज्यादा सफल हो रहे हैं। सतयुग में सत्यवादी और सात्विक लोगों की बहार थी, कलयुग में उनकी बहार नहीं है जो है। अच्छा। हाँ, कलयुग में किसकी बहार है? कलयुग में तो जो भौतिकवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनकी बहार है। भौतिकवादी एक तो मैं बता रहा हूँ, जैसे एक तो कि सत्यवादी नहीं, हर व्यक्ति होता है भौतिकवादी, तो नहीं, भौतिकवादी हर व्यक्ति होता है। आपने कहा ज्यादा जो भौतिकवादी,
मतलब मेरा कहने का आशय ये है कि सत्य की जो कीमत सतयुग में है वो कलयुग में सत्य की कीमत नहीं है। भौतिकवादी ऐसे मान के चलिए, आज के समय में जिस व्यक्ति के पास, कौन बड़ा व्यक्ति है कलयुग में? जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा दौलत है, जिसके पास ज्यादा पावर है, जो है वहीं पर भी उसको पूछा जा रहा है, जो है। अच्छा, मेरा आशय वो था, जो है हर व्यक्ति अपने लिए अच्छा जीवन जीना चाहता है, इसमें बुराई भी नहीं है, जो है। अगर आप सत्य अच्छे मार्ग पे चलते हुए ईमानदारी से, व्यवस्था से, अनुशासन से अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं, आप अपने परिवार की जरूरतें पूरा कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, जो है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आता है, हर कोई ये जानना चाहता है कि शादी कौन सी उम्र में होगी, कब होगी, नौकरी कब मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये अक्सर ज्यादातर लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे ज्योतिष का क्या प्रभाव, क्या जो ज्योतिष की जो विद्या है वो मतलब सही बता सकती है इंसान की? देखिए, ये जो शादी या वाला, कुछ शब्द बोलने से या कुछ मंत्र से अच्छा लड़का या अच्छी लड़की या अच्छी बहू ऐसे मिल सकती है? हाँ, इसमें मेरा मानना ये है, आप चाय लीजिए, मैं ले रहा हूँ। मेरा इसमें कहना ये है कि शादी का जो संबंध है विवाह की आयु का, इसका संबंध हमारा केवल इससे नहीं है, जो है इसमें देश काल परिस्थितियां, पहले के समय में अगर आप देखेंगे तो पहले तो जैसे मेरी माताजी की शादी 16 साल की एज में हो गई थी, उनकी, मेरी मौसी की शादी 14 साल की एज में हो गई थी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। शास्त्र तो वो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समाजों में अलग अलग हिसाब से वो चलती है व्यवस्थाएं, परंपराएं शादी की भी। तो आज के अगर समय में हम देखते हैं, जो है कि इसमें विवाह में जो विलंब वो नॉर्मल हो चुका है, जो है लगभग, जो है। अच्छा, क्या आप मुझे बताइए, किसी के घर गृह क्लेश ज्यादा है, किसी ने मर्डर कर दिया है, कोर्ट केस ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्या में, अपराध में लिप्त हो गया है, उसका काम नहीं बन रहा है, बिजनेस डाउन हो गया है, क्या इन सब कामों में भी ज्योतिष विद्या काम करती है? और करती है तो कितना काम करती है? शादी का जो संबंध है वो हमारे सीधे सीधे शुक्र ग्रह से है। जो व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे मन के अनुकूल बहुत अच्छा जीवन साथी मिले, सौंदर्यवान, भाग्यवान, गुणवान, संस्कारी, और मेरे प्रति गहरा प्रेम, समर्पण और सहयोग करने वाला, अच्छा, जिसके साथ मुझे एक एक दिन, एक एक पल खुशहाली का अनुभव हो, जो है आनंद और उमंग का अनुभव हो, उसके लिए बताया जाता है कि जो आकाश में शुक्र तारा होता है, सुबह सूर्योदय के समय दिखता है, सूर्योदय से पूर्व, जो है भोर में, अगर उसको उठ के हम दर्शन करते हैं और उस समय हम, जो है, जो उसकी एक प्रक्रिया होती है उसके दर्शन की, उसको फॉलो करते हुए अपने मानस में जो हम चित्र बनाते हैं जीवन साथी का, तो उस ऐसे आपको जीवन साथी की प्राप्ति के, पति या पत्नी की प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। कितने दिन करना चाहिए ये वाला, जो है, जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको, जो है 7 दिन करना चाहिए, मात्र 7 दिन? हाँ। तो भाई जो भी देख रहा हो इस वीडियो को, वो 7 दिन ऐसा करे, अच्छी सी लड़की मिलेगी, अच्छा सा लड़का मिलेगा। अच्छा, ऐसा आपने किया था? आपको जरूरत नहीं पड़ी। अनुकूल बीवी मिली आपको? पूरी तरह से। अच्छा सर, मैं एक बात चीज और जानना चाहता हूँ आपसे कि राजयोग क्या होता है? ये आपने पूछा था, लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष, झगड़े, रुकावटें, परेशानियां जो भी व्यक्ति के जीवन में चलता है, जो है उसमें 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, 2 सबसे मुख्य चीजें हैं हमारे जीवन में। जो कुछ भी हो रहा है, जो है उसमें जो पहली चीज हमारा प्रारब्ध है, दूसरी चीज हमारा कर्म है। ठीक है। प्रारब्ध भाग्य, पूर्व जन्म के कर्म, दूसरा आज के कर्म। हमारे साथ 2 चीजें लगातार चल रही हैं, पहले के कर्म भाग्य और आज के कर्म। ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है, ये विरोधाभासी नहीं है। इसको एक बहुत साधारण उदाहरण से आपको बताता हूं मैं। आप सड़क पर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आप बहुत कुशल ड्राइवर हैं, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, ब्रेक अच्छे हैं, आपको रास्ता क्या मिलेगा ये कभी आपके हाथ में नहीं है। दूसरा व्यक्ति कैसे गाड़ी चलाएगा ये भी आपके हाथ में नहीं है। आप बहुत सलीके से, अनुशासन से गाड़ी चलाते हैं, नियमबद्ध होकर गाड़ी चलाते हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं है एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। आप रैश गाड़ी चलाते हैं, आप बहुत ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, आप कोई नशा करके गाड़ी चलाते हैं, आप धुंध में गाड़ी चलाते हैं, आप खराब मौसम में खराब जगह पे गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटना की, ये कर्म दोष है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जीवन कैसे चलता है, सब कुछ भाग्य नहीं है। अच्छा, आपके पास ईश्वर ने एक बहुत बड़ी शक्ति दी हुई है मनुष्य के रूप में, कर्म की स्वतंत्रता। मेरा जो फोकस है इस समय, भाग्य में क्या आप करके आए हैं जिसको आपको बराबर कर देना है, उसको जानकर
उसकी तो भरपाई करनी है। अगर कुछ ऐसा है जो सही नहीं आ रहा, आपके लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है आपके लिए, आपने किसी का पैसा ले लिया है, तो हम बताते हैं कि आप जब तब करिए, आप दान पुण्य करिए, जरूरतमंदों की मदद करिए। अच्छा। जैसे आप देखते हैं ना, तो कि किसी व्यक्ति ने कोई 1 साल में लोन ले लिया, तो अगले वर्ष में वो उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे जीवन है, पुराने जन्म का कोई खाता चल रहा है खराब, वो इस जन्म में चढ़ गया, ठीक है। तो आप कह रहे थे कि सब हमें चीजें खराब आ रही हैं, जीवन में रुकावटें, झगड़े, परेशानियां आ रही हैं, तो प्रारब्ध की जो चीजें होंगी वो तो ऐसी होंगी कि जैसे आप बैठ के चाय पी रहे हैं कहीं पर, किसी होटल के किनारे पे, ढाबे के किनारे पे चाय पी रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी हमें हिट कर देती है, वो भाग्य का दोष है, उसमें कोई कर्म का दोष नहीं है। अच्छा। तो जो हमारे संकेत मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि आपका कहीं कर्म दोष तो नहीं है। अच्छा। आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिलती है, बहुत अच्छी सड़क मिलती है, एक्सप्रेसवे मिल जाता है, और आप रैश गाड़ी चला के, ओवर स्पीड चला के गाड़ी को पलट देते हैं। इसका तो कोई समाधान नहीं है। समाधान है किस चीज का? जो पूर्व जन्म के कर्मों के समाधान है, प्रारब्ध के जो हमारा दुर्भाग्य है उसके समाधान अलग हैं, और अभी अगर कर्म में कोई दोष है उसके समाधान अलग हैं। अच्छा। क्योंकि इसका हमारा सीधा संबंध हमारी चेतना से, हमारी बुद्धि से होता है। जो है हम कैसे, हमारे कर्मों का संबंध हमारी सीधे चेतना, बुद्धि और हमारे बिलीफ सिस्टम, विश्वास क्या है, हमारी धारणाएं क्या हैं, उस पे होता है। तो ज्योतिष की मेरी जो यात्रा रही है इतनी रोमांचक रही है, जैसे मैं मानता हूँ कि मैं हर समय कुछ ना कुछ नया, लोगों को कैसे ज्यादा अच्छा लाभ मिले, लोगों के जीवन में कैसे खुशहाली आए, लोगों की सेहत बहुत अच्छी हो, उस पर हमेशा ही मेरा नए से नया मेरा करने का रहता है, और उसमें लोगों को चमत्कारिक लाभ भी मिलते हैं। इस यात्रा में मैंने हीलिंग का भी काम किया है। हीलिंग हम कहते हैं, जैसे किसी को भी कोई तकलीफ हो जाती है, कष्ट हो जाता है, शारीरिक मानसिक विकार हो जाता है, तो पहले तो मेरा यही कहना होता है कि आप सबसे पहले साहब, कोई भी तकलीफ हो गई है, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। आपको डॉक्टर को दिखा लिया है, उतना आराम नहीं मिल रहा है, एक ही तकलीफ आपको बार बार हिट कर रही है, फिर हम समझते हैं समथिंग, उसका रूट कॉज कुछ अलग है, उसका मूल कारण कुछ और है। जो लोग को ये लग रहा हो कि साहब हमने डॉक्टरों को तो बहुत दिखा लिया है, केवल एक बार कहता हूं मैं, एक बार मिलके देखिए बस। जो है अगर 24 घंटे में आपको अंदर से ये फीलिंग ना हो, जो है ये मेरे माध्यम से नहीं, ये आपको धन्यवाद देना है हमारे उन शास्त्रों का। अच्छा। जिन्होंने ये शक्तियां बनाई हैं, जो नियम बनाए हैं। क्योंकि जो हीलिंग का जो काम है ना, ये मैं ध्यान और धारणा के माध्यम से करता हूँ, मेडिटेशन के माध्यम से। अच्छा। मिरेकुलस रिजल्ट है, चमत्कारिक। जो है अगर आपको 24 घंटे में, बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ मैं, अगर आपको ऐसे लगता है कि हाँ कुछ भी असर नहीं आया है, मैं कहता हूँ 100% असर आएगा, उतना ही असर आएगा जितना आप विश्वास करेंगे। हाँ, नहीं भी करेंगे तब भी आएगा असर। तो हाँ, आपको कोई चीज दी जा रही है और आप संभाल रहे हैं तो उसको और अच्छा मिलेगा ना आपको। जो है नहीं संभालेंगे तो तब भी हाथों में तो लगेगी ना। जो है हाँ। सही बात। इसलिए अभी जो सारा कुछ चल रहा है, जो है इसमें जो है देश काल परिस्थितियों का बहुत बड़ा रोल होता है। ज्योतिष के सिद्धांतों के लिए हमें एक ही सिद्धांत को, एक ही सूत्र को एक क्लास में, एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, गुरुजी उनको सबों को बराबर ही समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का तत्व चिंतन और विश्लेषण करने की क्षमता अलग होती है। वैसा ही ज्योतिष में है। ज्योतिष में इतना सरल नहीं लिखा गया है कि हर व्यक्ति उन सूत्रों को, क्योंकि इसमें क्या होता है, 9 राशि, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं। इनका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इनको बदल बदल के क्या क्या परिस्थिति बनेगी। 9 ग्रहों में आपके सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 5 ग्रह तो ये हो गए। अगर सूर्य आपका अच्छा है तो ये शुभ होता है। 5 ग्रह शुभ हो गए, 4 ग्रह अशुभ हो गए। अब इनके मिश्रण से क्या बनेगा? जो है तो इसके लिए तो व्यक्ति की बुद्धि और चेतना बहुत जागरूक होनी चाहिए। जो है कि हम किन परिस्थितियों के, हमेशा ही नई परिस्थितियां बन जाती हैं कॉम्बिनेशन में। जो है उसके लिए व्यक्ति को बहुत सुलझा हुआ और उसका जो नजरिया है तत्व चिंतन वाला होना चाहिए, तभी जो है इसमें, और दैवीय कृपा और दैवीय ज्ञान होना बहुत जरूरी है, एक अंतर्मन का। अच्छा, कहा जाता है कि साहब मेरी बीवी चली गई है, उसको लौटाना है या फिर वो दोबारा वापस आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? पॉसिबिलिटी है? अगर ऐसा कुछ होता तो आप किसको लेके आते? मैं आपको शुरू में एक चीज बोला था कि हमारे साथ में 2 चीजें चल रही हैं, प्रारब्ध के कर्म और अभी के कर्म।
हमें ईश्वर ने एक सबसे जो विलक्षण शक्ति दी है, कर्म की स्वतंत्रता, वो जानवरों वो भोग योनि में है, हम कर्म योनि में हैं। केवल मनुष्य ही, इतने सारे जीव हैं, केवल मनुष्य ही ऐसा सर्वश्रेष्ठ हम क्यों हैं मनुष्य के रूप में? सभी जीवों में हम सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? कहते हैं ना शास्त्रों में 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे पास कर्म, हमारे पास खुशी, हमारे पास नव सृजन की शक्ति जीव में, उन सभी जीवों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा है 84 लाख योनियां हैं और मनुष्य योनि के रूप में आप सर्वश्रेष्ठ हैं जो है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, मनुष्य के रूप में आपके पास कर्म की स्वतंत्रता है, आपके पास खुशियों के एहसास का शक्ति है, आपके पास नव सृजन की शक्ति है, पावर ऑफ न्यू क्रिएशन। आज आप जो देख रहे हैं, जो भौतिक उन्नति, वैज्ञानिक उन्नति पिछले 50-100 सालों में की है मनुष्य ने, वो चाहे भारत के रहे हो चाहे विदेशों के रहे हो, आश्चर्यजनक उन्नति कर ली है भौतिक जगत में। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। अगर हम आज के समय में देखें कि कभी हम 50 साल पहले अगर कोई ये कहता कि सब, जैसे महाभारत में संजय महाराज धृतराष्ट्र को कथा सुनाया करता था कि साहब युद्ध में महाराज ऐसे ऐसे चल रहा है, और हम देखते हैं कि आज के समय में मोबाइल के बल पे आप अगर कुछ बाजार में खरीदने भी जा रहे हैं, बच्चे को, पत्नी को आप दिखा देते हैं कि जब ऐसे ऐसे चल रहा है, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, लाइव चल रही हैं चीजें जैसे जो है। तो ये इसकी सारी जो गणित है, इसकी सारी जो प्रक्रिया है, ये बताती है कि आपके पास ईश्वर ने वो शक्ति दी है जो चीजें ब्रह्मांड में पहले नहीं है, उन्हें भी आप बना सकते हैं, नव सृजन की शक्ति। इसीलिए तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं मनुष्य के रूप में। लेकिन ये हर व्यक्ति के पास नहीं होती है। इसका संबंध हमारी आत्मिक चेतना से है, उसकी जागृति से है और इच्छा शक्ति से है जो है। लेकिन मनुष्य के रूप में हर व्यक्ति के अंदर अनमोल शक्तियां हैं, उनको हमें एक्टिवेट करने की जरूरत है, चैतन्य जागृत करने की जरूरत होती है। ठीक। इसमें मेरा जो आपसे प्रश्न था, राजयोग जी, और राज का मतलब क्या होता है? मैं तो योग का मतलब भी नहीं जानता हूँ, तो इसमें राज प्लस योग का मतलब क्या होता है? राजयोग क्या है? राजयोग ज्योतिष में बहुत आता है, और इसमें जन्म कुंडली जब हम देखते हैं या हस्तरेखा में देखते हैं, तो राजयोग के जो ग्रह बनते हैं, उसको हम, ये राजयोग का आशय ये होता है, क्योंकि राजयोग का सीधे सीधे आशय ये होता है कि आपको कोई राज्य, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, एक जिस व्यक्ति के पास बहुत अच्छा सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, और हर जगह उसको जो है ऐश्वर्य मिल रहा है, तो उसको हम राजयोग मानते हैं जो है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनमें राजयोग है? देखिए, कोई व्यक्ति जो भी इतने बड़े पद पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से उसका राजयोग तो होता ही है। अच्छा। केवल प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री, विधायक, कोई भी है, उनका राजयोग तो है ही। कहा जाता है कि ज्योतिष विद्या सब चीज का सॉल्यूशन देती है। मेरा जो इसमें, मैं थोड़ा सा आपके मत से थोड़ा सा एक नई चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ। हाँ। ये एक सामान्य विचार है, ज्योतिष सॉल्यूशन देती है। ज्योतिष वास्तव में ऐसे है जैसे चिकित्सा जगत में पैथोलॉजी होती है। उससे मूल कारण को हम देखते हैं, ग्रह नक्षत्रों से, हाथ में पर्वतों से और चीजों से, न्यूमरोलॉजी से, कि एक्चुअली क्या मूल समस्या क्या है। अब जैसे हमें किसी को कोई तकलीफ है, शरीर में कोई कष्ट है, तो उसके लिए वो चेकअप कराने जाते हैं जो है, वो पैथोलॉजी जाते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं और चेकअप कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। तो ये पैथोलॉजी का पार्ट हो गया ना एक तरह से जो है, डायग्नोसिंग। तो एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष जो है, उसके माध्यम से तो ये मान पाते हैं कि क्या कोई प्रारब्ध के वश ऐसे कोई आपके जीवन में चीजें चल रही है, उसका रूट कॉज समझ पाए। फिर जो सॉल्यूशन का पार्ट है, उपचार का, निदान का, समस्याओं को दूर करने का जो भाग है, पार्ट है, वो अलग है। उसका ज्योतिष से सीधे लेने देना नहीं है। क्योंकि उपाय दो तरीके के होते हैं जो है, एक तो जो प्रारब्ध के हमारे कर्म है उनके उपाय, और एक मैंने कहा था कि हमारे साथ अभी के कर्म भी चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, दूसरे उनके उपाय। तो मेरा जो करता हूँ वो दोनों को मिला के ही उपचार किए जाते हैं। कुछ समय पूर्व आपने पूछा था कि किसी की पत्नी चली गई है, वो उसको वापस लाना चाहता है, क्या आप उसको बुला देंगे, क्या वो आ जाएगी? हाँ। एक तो इसमें बात ये रही कि उसकी कुंडली में तलाक का योग है, सपोज, ठीक है ना। फिर अब जब मैं उपचार की या समस्याओं के समाधान की बात करता हूं, और जब मैं ये कहता हूं कि मनुष्य के रूप में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, नव सृजन भी बना सकते हैं, आपका प्रारब्ध जो नहीं लिखा है वो भी लिखने की शक्ति ईश्वर ने आपको दी है। अच्छा। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बात कर रहा हूं, अगर हमें उपचार करने हैं तो हमें ब्रह्म शक्ति के नियमों को पालन करना ही होगा। ठीक। वो
दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है। निश्चित रूप से हम कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको उसके लिए जो ब्रह्म शक्ति के सिद्धांत हैं उनको आप पालन करेंगे। जो हठ योग होता है, जैसे आप ईश्वर के सम्मुख जाते हैं, प्रभु मेरा ये काम ऐसे कर देना, अच्छा, मेरा थोड़ा सा तो कर दो। किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, किसी के अच्छे नंबर नहीं आ रहे परीक्षा में, तो वो कहता है बस थोड़ा सा तो प्रभु कर दो, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है नौकरी में, प्रभु थोड़ा सा तो कर दो। एक तो इस फीलिंग से आप जा रहे हैं। अच्छा। और दूसरा क्या कर रहे हैं आप, जो है दूसरा आपको अब मैं बता रहा हूँ अलग बात। अच्छा, आपका बच्चा, आपका बेटा आपसे अगर ये पूछे बर्थडे वाले दिन, पापा केक आएगा क्या, या छोटा ही मंगा लेना है, इसका मतलब है उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, या उसे मालूम है कि आपकी जेब में पैसे नहीं है, या मेरे को प्यार नहीं करते हैं। यही तो 3 कारण हो सकते हैं। हाँ। अगर उसे भरोसा है और उसको चाहिए, तो फिर यही कहेगा मेरे को तो ये लाना है, और मुझे सारे बच्चों को मोहल्ले के बुला के पार्टी करनी है, और मुझे ये ड्रेस लानी है। अगर उसने ये सोच लिया कि मेरे पिताजी के पास, पापा के पास पैसे कम है, ज्यादा हैं, उनकी स्थिति है या नहीं, उसकी जब तक ये फीलिंग रहती है मुझे ये चाहिए, दैट्स ऑल, और मेरा अधिकार है आपके ऊपर। तो जब आप ईश्वर के सम्मुख जाते हैं, ईश्वर से कुछ भी मांगते हैं, तो केवल आपको ये नहीं सोचना है ईश्वर को कुछ खरीदना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, ईश्वर को तो मार्ग खोलना है इस ब्रह्मांड में आपके सारे। अच्छा। कि आप ये चाहिए मुझे, कैसे मिलेगा, थोड़ा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। अटूट विश्वास तो रखिए कि यही मिलना है। ये बाल हट बता रहा हूँ, ये हठ योग होता है जो बच्चों में बहुत होता है। अच्छा। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि आपकी बुद्धि जो है ना वो लॉजिक लगाना शुरू कर देती है। ईश्वर के दर पे लॉजिक नहीं चाहिए, तर्क नहीं चाहिए। अगर आप ये गणित लगाने लगते हैं कैसे हो जाएगा, अगर आप वैसे ही एक बाल हट की तरह हठ योग में जाते हैं, प्रभु ये चाहिए और ये मिलना ही है मुझे, भरोसा बना के रखिए, ठीक, फिर आप देखिए कैसे चमत्कार की तरह। इसलिए कभी भी ईश्वर के सम्मुख आप जाते हैं, कोई भी मन में भाव रखते हैं, कोई भी आपके इष्ट हैं, कोई भी देवता को मानते हैं, कोई भी धर्म में हैं आप, जो है आपको केवल एक ही विश्वास रखना है, क्या मेरा हक है इनके ऊपर और इन्हें देना है, चाहिए मुझे, ये मुझे चाहिए। ठीक, ब्रह्म शक्ति का मैंने अभी जिक्र किया था, उसका पहला सूत्र है ये। ठीक, दुनिया में सबसे पहले किसी भी चीज का निर्माण हमारी चेतना में होता है, कॉन्शियसनेस में होता है। आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों ने जो जो भी चीजें बनाई हैं, आज हम इतने अच्छे पार्क में बैठे हुए हैं, जवाहर बाग में, इतने अच्छी जगह है ये, जो है किसी ने पहले कभी सोचा। दुनिया में जो कुछ भी है, जो कोई गेस्ट आता है केवल यही कह के जाता है, जो कुछ भी है दुनिया में, जो कुछ भी बना है सबसे पहले वो चेतना में बना है, कॉन्शियसनेस में बना है। और वो केवल वैज्ञानिक खोजों पे नहीं है, कुछ भी है। आप भी अपने जीवन में कुछ भी सोचते हैं, जिस विचार के पीछे आपका गहरा विश्वास होता है यही होना है, वो उसमें मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है, चुंबकीय शक्ति आ जाती है उस विचार में। और जिसके पीछे आपका बिलीव है, यस 100% यही होना है, फिर ब्रह्मांड के सारे रास्ते खुल जाते हैं और उसको आप हासिल करके रहते हैं। ठीक। अच्छा, बहुत इसमें आपत्ति भी होते हैं, अभिशाप होते हैं कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, लेकिन कब होगा, किस उम्र में होगा और कैसे होगा। इन शब्दों का मतलब मुझे बताएं, और इसको हम मतलब अपनी वाणी से कैसे दूर करें, अपनी भावनाओं को कैसे दूर रखें इन शब्दों से। देखिए, बार बार मैं कहता हूं कि हमारे साथ में हमारी अभी के कर्म भी साथ में चल रहे हैं। आज के कर्म, आज का व्यवहार, क्योंकि हमारे कर्म हमारी आदतों से, व्यवहार से बनते हैं हमारी। और ये जो सारी प्रक्रिया होती है हमारे आदत, कर्म, व्यवहार की, इसकी किसके ऊपर चलती है, ये हमारी आत्मचेतना की धारणाओं पे चलती है। अगर हम उस स्तर पे काम कर पाते हैं, इसके लिए सूत्र है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी समाधान को लेके। ज्योतिष को मैंने बताया ये आपका मार्गदर्शक है, वो समाधान का पार्ट दूसरा है। अच्छा, हाँ, वो समाधान का पार्ट मैंने किससे बताया, उसके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, जिसमें कि ब्रह्म शक्ति के सिद्धांतों को आप मानते हैं तो जो आपके प्रारब्ध में नहीं भी लिखा है उसे भी आप हासिल कर। ठीक, हाँ, वो हर एक को नहीं मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति उनको फॉलो कर लेगा, जो अपने आप को इतना तपा लेगा, जो उसमें अपने आप को रमा लेगा, उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और वो चमत्कार दिखेगा जीवन साल में। 2024 किसके लिए शुभ है और साल 2024 कैसा जाएगा, किन लोगों के लिए ज्यादा सार्थक है? देखिए, इसमें थोड़ा सा और मैं ऐड कर देता हूँ, लोकसभा का चुनाव इसमें कैसा रहेगा, किसके समक्ष रहेगा ज्यादा 2024? कहा जाता है शनि योग है ये।
हाँ और देखिए, 2024 में या तो अटूट पैसा आएगा या अटूट गरीबी। नहीं देखिए, जिस हिसाब से देश में परिस्थितियां चल रही हैं, जो न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 2024 का आशय हो गया कि आपका 8 नंबर हो जाता है, जो 8 नंबर शनि का अंक है। जनरल लोगों में एक धारणा है, भ्रांति है कि शनि खराब ग्रह है। ऐसा नहीं है, शनि न्याय का ग्रह है। शनि न्याय का ग्रह है, न्याय का ग्रह। हाँ, जब भी शनि का प्रभाव आता है तो आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे आपकी कोर्ट में पेशी है। अच्छा। और शनिदेव की जो पेशी होती है वो ऐसे नहीं होती है कि आप कुछ भी कर लेंगे, आप बड़ा वकील बैठा लेंगे, आप कुछ भी अपनी सिफारिश कर लेंगे, जो है नकली सबूत इकट्ठे कर लेंगे। अच्छा। वो आपने कभी भी कुछ भी किया है उसमें पिछले जन्म की भी आ जाती है कहानी। अच्छा। जो है, हाँ, इस जन्म के भी कर्म आ जाएंगे। अच्छा। जो भी आपने अच्छे बुरे किए हैं। अच्छा। इसलिए जो चालाक और धूर्त लोग हैं उनके लिए तो बंटाधार कर देता है शनि, जो है। अच्छा। अगर इसीलिए बार बार बोला जाता है कि जिसके भी शनि खराब है और जिसके अंदर चालाकी, धूर्तता, अवगुण हैं, उनको शनि निश्चित रूप से, वो कितना भी मीठा बोलने वाले हो, कितना भी धर्म का आडंबर करने वाले हो, उनका पतन कर देता है। अच्छा। यस, परिस्थितियां खराब होती हैं। आज हम बैठे हुए हैं धूप में, सर्दी का मौसम है, हमें अच्छा लग रहा है। यही धूप 2 महीने बाद जब बैठ नहीं पाएंगे 10 मिनट भी, यही धूप हमारे लिए कष्ट का कारण बन जाएगी। उस समय हमें छाया चाहिए होगी, जो है। ये देश काल परिस्थितियों का, इसलिए ज्योतिष की हम जब भी सूत्रों की बात करते हैं, किसी भी ग्रह के प्रभाव की बात करते हैं, हमें देश काल परिस्थिति ऋतु सबका ध्यान रखते हुए ही अपने निर्णय लेनी चाहिए, जो है। मेरा अपना मानना यह है कि 2024 जो है शनि के नाते से, जो है, क्योंकि वर्तमान में गोचर में शनि अपनी कुंभ राशि में चल रहा है, इसलिए मुझे उसमें कोई खराबी नहीं दिखती है। देश निरंतर आगे की ओर जाएगा और लोगों का भी कल्याण होगा। अच्छा, ज्यादातर हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिसमें नंबर अंक आते हैं। जी। जैसे कि किसी की मान के चलो 15/12/1995 डेट ऑफ बर्थ है जी, तो इसमें क्या 1+5 को जोड़ेंगे कि 1+2 को जोड़ेंगे कि 1+995 को जोड़ेंगे? इसमें क्या होता है कि एक तो हमारा होता है मूलांक, रूट नंबर। ज्योतिष में जब आप बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में, तो जो आपकी तारीख है, जो है, वो आपका रूट नंबर होता है। रूट नंबर जैसे 15 तारीख बोला तो 6 नंबर हो गया, 6 का स्वामी शुक्र है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में शुक्र का प्रभाव ज्यादा रहेगा। और जिस व्यक्ति को कुछ भी अपना याद नहीं है, या किसी व्यक्ति को ये देखना है कि मेरे लिए कौन सा अंक अच्छा है, तो उसको ये अपना आकलन करना चाहिए कि मेरे अक्सर शुभ कार्य या अशुभ कार्य किन किन तारीखों में होते हैं। अब जैसे 1-2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है, इस तरीके से जो तारीखों को जोड़ लें और उसका टोटल करके 2 आ जाए। अच्छा, जैसे कि एक एग्जांपल देके आप मुझे बताएं। जैसे आप अपना तारीख बताइए मुझे। 15/12/1995। 15/12। हाँ। तो जैसे आपका 15 का मतलब हो गया कि आपका जो रूट नंबर है, जो है मूल अंक, हाँ। 1 और 5, 15 का मतलब 1 और 5 6 नंबर है आपका। 6 का स्वामी शुक्र है। अब जैसे 6 नंबर 6 तारीख होती तो भी शुक्र होता स्वामी, 15 तारीख है तो भी शुक्र है, 24 तारीख होती तो भी शुक्र होता। ठीक है ना। तो जो है किसी भी दोनों तारीखों को जोड़ लो, जो एक अंक आएगा, जो है, उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम जो 1 से लेकर 9 तक हमारे अंक ज्योतिष के हिसाब से ग्रहों का स्वामित्व है, उसके आधार पे आपके ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव है। शुक्र ग्रह के प्रभाव के लिए जैसे आपका 15 तारीख को जन्म है, तो आपको क्या करना है कि आपको इत्र का प्रयोग करना है। कब? इत्र का प्रयोग आप जितना अच्छा करेंगे, घर में आसपास फूल वाले पौधे लगा के रखेंगे। अच्छा। हाँ, शुक्र क्या करता है, वैभव और ऐश्वर्य देता है, सौंदर्य देता है। इसलिए शुक्र वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छा, उनका ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए, जो है। मेरा सही है, आपका अच्छा है। तो आपको क्या करना होता है, जो है, कि शुक्र को कितना अच्छा बना के रखते हैं आप, जो है। हाँ। अच्छा। अगर शुक्र मंदा होगा तो परिणाम आपको जीवन में संघर्ष होगा। शुक्र को अच्छा बना लेंगे तो आप सरलता से, अच्छी तरह से, आराम से आप जीवन यापन करेंगे। जल्दी आप शुक्र को अच्छा बनाने के कोई 5 उपाय। इसमें मैं आपको जैसे बोल रहा था कि आप जो है ना, शुक्र के लिए आपको हमेशा शुक्र को जो है आपको क्या करना है, स्वच्छता, सौंदर्य, ये शुक्र को प्रिय है। अच्छा। जो व्यक्ति शुक्र आकाश में सबसे चमकीला तारा है। जो व्यक्ति का वेशभूषा, चीजें अलग चमके भीड़ में, अच्छा, पॉजिटिविटी में, सौंदर्य में, तो समझो उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव है। तो आप वो सब काम करिए जिससे आप भीड़ में अलग सौंदर्य में चमके, जो है। ठीक। इत्र लगाइए, आप जो है स्वच्छ रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, और घर में
ये क्या कहते हैं, घर में थोड़ी कच्ची जगह, या अगर कच्ची जगह नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति फ्लैट में रहता है तो उसे गमले वगैरह प्लांटेशन में करिए, तो शुक्र आपका अच्छा होगा जो है। इसके अलावा भी जो है शुक्र को अच्छा करने के लिए आपको जो है, जो बहुत सरल और एक सटीक उपाय बता रहा हूं मैं जो है, जब भी आप जो है कोई छोटी बच्चियां होती हैं, हाँ, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके छोटी बच्चियों को प्रसाद बांटे जो है, हाँ, बर्फी का, तो शुक्र आपका अच्छा होगा। जिस मनोकामना से करेंगे 7 शुक्रवार करिए, कन्याओं को प्रसाद बांटिए, आपकी इच्छा पूरी होगी जो है। यही मैं जानना चाह रहा था, आपको बता दूं, बुरा देखा, मेरा मूल उद्देश्य यही था, वो पूरा हो गया मेरा। अच्छा, कहा जाता है प्यार और प्रेम जी, इस विद्या में इसका क्या महत्व है? देखिए, ये जो क्षेत्र है, जैसे मैंने पहले भी बताया अभी आपको, कि मनुष्य के रूप में हमारे पास ईश्वर ने संवेदनाएं और भावनाएं दी हैं। जैसे कि राम सीता, पार्वती शंकर जी, कृष्ण और राधा जी, ये प्यार है या प्रेम है? ये मैं जो समझ रहा हूँ जो है कि ये, आप मेरा मूल तत्व समझ गए होंगे, हाँ, कि मैं क्या समझना चाह रहा हूँ और क्या लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। मैं ज्योतिष के आधार पे आपको बताता हूँ। जन्म कुंडली में 5वां जो घर होता है, कुंडली में 12 घर होते हैं, जिसमें 5वां जो घर होता है उसे हम प्रेमी प्रेमिका या प्रेम से संबंधित माना जाता है। जन्म कुंडली में 5म भाव, और 5म भाव का स्वामी और कारक ग्रह शुक्र मानते हैं प्रेम का जो है। ठीक। तो इन ग्रहों का जब भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव आता है तो व्यक्ति के जीवन में किसी के प्रति प्रेम, जुड़ाव, आकर्षण वो पैदा होता है। लेकिन अगर हम कुंडली की बात करें तो 5म भाव का जो प्यार होता है और 5वें घर से प्रेम के अलावा जो है हम भक्ति का भी, कि किसी के प्रति आपका इतना समर्पण है, कुछ भी उधर से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप समर्पित हैं पूर्णता से, निश्चलता से, वो तो रहा एक समर्पण वाला प्रेम जो है। अच्छा, हाँ। और 5वें घर से ही हम संतान का विचार करते हैं, क्योंकि संतान के प्रति भी हम वैसे ही समर्पित भाव से अपना सर्वस्व निछावर कर रहे होते हैं, उसके लालन पालन में, वात्सल्य में। अच्छा। तो वो जो 5वां घर है वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण होता है जन्म कुंडली का, और शुक्र के साथ जुड़कर तो वो आपका जो है ये स्त्री पुरुष के प्रेम को जो है उसमें जुड़ाव, आकर्षण और समर्पण वो पैदा करता है। और अगर यही प्रेम 7वें घर से जुड़ा होता है या 12वें घर से जुड़ा होता है कुंडली के, तो ये भौतिक आकर्षण में चला जाता है। 12वें घर से जुड़ा होता है तो वो आदमी को केवल शारीरिक आकर्षण होता है। 7वें घर से जुड़ता है तो उसमें प्रेम के साथ में विवाह का भी बड़ा संयोग बन जाता है। प्रेम विवाह करने वाले लोगों की कुंडली में ज्यादातर 5वें और 7वें घर के स्वामी ग्रह परस्पर जुड़े होते हैं, शुक्र का प्रभाव होता है और ऐसे लोगों का जीवन सफल होता है। ठीक है। मोहिनी मंत्र क्या होता है? मोहिनी से मतलब मैं मोहने वाला? हाँ, इसमें देखिए शाब्दिक रूप से जो है ना, इसको ऐसे समझते हैं, मोहिनी मतलब किसी को अपने अनुकूल बना लेना, मन को मोह लेना। हाँ। अच्छा। तो बहुत सारी ऐसे मंत्र होते हैं जो है, एक मंत्र बताओ। हाँ, जैसे इसमें क्या होता है जो है ना, एक पूरे ब्रह्मांड के लिए या किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए पॉजिटिव वेव या रेडिएट करना शुरू कर देती है, पॉजिटिव वेव को जो है। हाँ, आपके ऑरा में जो है वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारा ऑरा हर समय जो है ना कुछ इमोशंस जो है वो उसके अंदर रिलीज होते हैं जो है। हाँ, तो जो उसमें मेन डोमिनेटिंग होता है जो है, तो ब्रह्म शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है, विज्ञान का सिद्धांत ये कहता है कि आप जिस फीलिंग को रेडिएट करेंगे, आप जिस भाव को, विज्ञान कहता है ना कि आप जो फ्रिक्वेंसी को रिलीज करेंगे वो सेम पोल पर जाएगी, क्योंकि एक सी फ्रिक्वेंसी एक सी जगह इकट्ठी होंगी जो है। आप अगर पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव, तो ये मोहिनी मंत्र या इस तरीके के जो भी चीजें होती हैं जो से हम अपने मनोकामना सिद्धि, कार्य सिद्धि या किसी को अपने अनुकूल बनाने के लिए करते हैं, इसका आशय ये होता है कि उसके मंत्र के मानस जाप से आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा में वो पॉजिटिव सिग्नल जाए यूनिवर्स में कि आप दूसरे व्यक्ति के हृदय को जीत पाए जो है। अच्छा जी, ये संभव है। अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ा मेरा सवाल जो है मोहिनी मंत्र का आया था। जैसे एक सरल मंत्र है, बीज मंत्र क्लीम। क्लीम? हाँ, क्लीम क्लीम बोलना है बस। हाँ, इसका एक तरीका होता है, जैसे आपने कभी साइकिल नहीं चलाई है, 25 साल की एज हो गई है किसी की, और एक छोटा बच्चा 5 साल का साइकिल चला रहा है, क्योंकि उसको अभ्यास है, उसने पहले सपोर्ट से चलाया, फिर उसको माँ बाप ने पकड़ के चलवाया। तो मेरा कहने का आशय ये है, और किसी ने कभी साइकिल नहीं चलाई है तो जब पहली बार चलाएंगे तो पटक खाएंगे, इसलिए इसमें इसका वो नहीं है जो है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी काम को कर रहे हैं उसका तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा। परफेक्ट होना चाहिए, तभी सफल होगा ना। इसलिए हमें एकदम से ये कि सब करते ही हो जाएगा वैसे नहीं होता, लेकिन उसका एक पूरा सुन के समझ के फिर उसका अनुपालन करेंगे, निश्चित रूप से प्रभाव आएगा।
वैज्ञानिक रूप से प्रभाव आएगा। ठीक। और क्या चुनावों में इतना पैसा खर्च जो किया जाता है, जी इसमें ज्योतिष विद्या काम करती है, तंत्र विद्या काम करती है, टोटका काम करती है? देखिए इसमें जो है ना, ये कई चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि इनके पास अटूट पैसा होता है खर्च हाँ करने निश्चित के रूप से। और इसमें इसको मैं ऐसे मानता हूँ जो है कि ज्योतिष मार्गदर्शक है, बाकी जो चीजें हैं वो ज्योतिष ये बताती कि यहाँ पर कमी है तो उसकी भरपाई कैसे हो, उसका सॉल्यूशन कैसे हो, इसलिए ये चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हैं जो है। अच्छा। टोटके का मतलब क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे टिप्स मान लीजिए, अच्छा। छोटे छोटे लघु प्रयोग मान लीजिए कि हमें कार्यों को सिद्ध करने के लिए, उसे हम देसी सामान्य भाषा में टोटके बोल दिया करते हैं जो है। टोटका नेगेटिव बैठे पॉजिटिव बैठे? नहीं, ये आप कोई भी चीज नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है, आप उसको किस स्वरूप में कैसे प्रयोग करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं, डॉक्टर पेट फाड़ के भी आदमी का जीवन बचा रहा है जो है, इसलिए हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि ये। और जितने भी अभी बड़े बिजनेसमैन है, जैसे टाटा है, बिरला है, जी। अमानी है, अंडानी है जी और जेफ बेजोस है, जी। इनमें अलग क्या है, खास क्या है? ऐसे इन लोगों में और लोगों में ऐसा खास क्यों नहीं है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा टाटा हो प्रश्न गए, है। बिरला हो गए, जी या फिर जेफ बेजोस हो गया, एलोन जी। मस्क हो गए, जी जैक मार्कबर्ग हो गए, जी। ये इंडिया में क्यों नहीं? हाँ, देखिए इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, ये का ज्योतिष से लेना देना नहीं है। हाँ, इसका जो लेना देना है, इसका जो मूल कारण है, इसका है ब्रह्म शक्ति का जो सिद्धांत है, उससे इसको हम जोड़ सकते हैं जो है। इन लोगों के अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति है जो है, वो इनकी चेतना की शक्ति है। इनकी चेतना बहुत जागृत है। चेतना होता क्या, अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया। बताता हूँ कितना चैतन्य है, परिस्थितियों को लेके, चीजों को लेके, आसपास के वातावरण को लेके जागरूक। चेतना मतलब जागरूकता। अच्छा। हमारा शरीर जो है ना, शरीर की हमारे जन्म से शुरू हो जाती है, तो ये शरीर कैसे चल रहा है, शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन सी है? आत्मा। अच्छा, सोल। हाँ, वो आत्मा कितनी जागरूक और चैतन्य है। वो चेतना का संबंध हमारी फिर मस्तिष्क और बुद्धि से होता है कि कितनी जागरूक है। और ये यात्रा जो है ना, हमारी आत्मा की जागृति की यात्रा, हमारी चेतना की, इस चेतना का किसी भी अन्य उपाय से कुछ भी नहीं असर पड़ता है। केवल ध्यान के माध्यम से हम इसको और जागरूक करते हैं, इसको और ऊर्जावान। तो इन लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या विलक्षण चीज क्या है? इनके अंदर एक अद्भुत चेतना शक्ति है जो है। और दूसरी चीज जो है, इनके अंदर जो सबसे बड़ी जो ब्रह्म शक्ति का सिद्धांत है जो है, मुझे ये बनना है जो है, जो कोई नहीं है। अच्छा। वो इच्छा शक्ति है, ब्रह्म शक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है। अच्छा। सबसे पहला निर्माण कॉन्शियसनेस में होता है, चेतना में, विचार में, जिसे हम देशी भाषा में कहते हैं विचार में। कुछ भी आपको नहीं, आपके जीवन में है या नहीं, सबसे पहले आप कहाँ पे बनाएंगे? सोचेंगे, सोचेंगे, विचार करें। सबसे पहले किसी भी चीज का निर्माण। फिर दूसरी चीज उसके लिए क्या चाहिए? उसके पीछे विश्वास, ये संभव है और यही होना है। एनी हाउ यही होना है, अनकंडीशनल, बिना शर्त। सबसे बड़ी चीज जो इसकी है, जो इसको पूरा डन कर देगी, जो पूरी तरह इसको साकार रूप दिलाने में मदद, आई एम कैपेबल। अगर किसी व्यक्ति की कुछ भी इच्छा है कि साहब ये मुझे पाना है, ये बनाना है, और अटूट भरोसा है यही होना है, और अगर आप दिल पे हाथ रखें और आवाज आए हाँ मैं सक्षम हूं ये करने में, जैसे ही ये चीजें जुड़ती हैं तो उसके साथ में ब्रह्म शक्ति के सिद्धांत जुड़ जाते हैं जो है। तो हम बांध देते हैं पेड़ से, चारों तरफ बहुत अच्छी घास हो रही है, वो अपना घूम घूम के खाती रहती है। अगर उसको वो रेंज बढ़ानी है, एक व्यक्ति होता है कि जिसको मैं इतनी आमदनी कर रहा हूं, उसे अपना आमदनी बढ़ानी है, तो जैसे गाय को अपना बढ़ाना है तो उसे स्पैन बढ़ाना करना पड़ेगा जो है, नहीं बढ़ाना पड़ेगा। उसकी रस्सी बढ़ाएंगे, वो ज्यादा एरिया में घूम पाएगी जो है, उसको ज्यादा अच्छी घास मिलेगी, खाने को ज्यादा मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति सोच रहा है कि साहब मैं 10,000 कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति सोच रहा है मैं 50,000 कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति सोच रहा है जी मैं 2 कमा रहा हूँ, मैं अच्छा है। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक वो है रेंज जो है। तो जब तक अगर किसी को बहुत आगे जाना है तो उनकी रेंज अलग है एक्चुअली। अच्छा। उन्होंने अपनी जो कॉन्शियसनेस है उनकी कि मुझे ये बनाना है, हम कहाँ सोच पा रहे हैं? अगर सोच पाएंगे और उन चीजों को फॉलो करेंगे, मैं जैसे कोई बच्चा बीटेक करके आता है, MBA करके आता है,
एक का तो प्रश्न ये होता है कि मुझे तो आते होंगे ना। हाँ काफी, मैं वही बता रहा हूँ कि बच्चे ने पूछा कि अंकल मुझे नौकरी मिल जाएगी क्या। एक बच्चे का प्रश्न तो ये है, और एक बच्चा ये सोच के आया है कि मुझे क्या बीटेक से निकलूंगा, मुझे 25 लाख की या 50 लाख की जॉब मिल लेनी है। दोनों में अंतर हो गया है। एक में तो ये लग रहा है कि क्या मैं लग जाऊं, और एक सोच रहा है नहीं मैं इस लायक हूं और इस ये मिलेगा, ये लेना है मुझे। दोनों में अंतर हो गया। इसी तरह से हमारे जीवन में चीजें हैं। जो व्यक्ति जितना बड़ा सोच पाता है उतना हासिल कर पाता है। उसके पीछे विश्वास चाहिए और अपने ऊपर विश्वास। इसमें मैं इस तरीके के कामों में मैं मदद करता हूँ लोगों की, जो है जो उन्हें चमत्कार की तरह जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो भाई साहब जितने भी लोग देख रहे हो मिलना जरूर सर से एक बार। ठीक है, ये कोई विरोधाभास वाली चीजें नहीं है, ये दोनों ही हमारे जो है वेदों का अंग हैं। वेदांग जो से हम कहते हैं जो है, तो वेदांग में हमारा ज्योतिष आता है जो है, और जो वेदांग के और भी अंग हैं हमारे जो है। अब जैसे यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार। अच्छा, प्रत्याहार 5वें नंबर पे आता है। यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि। ठीक। तो इसमें ध्यान और धारणा, ध्यान से ध्यान का आशय ये है कि अपने आप किसका ध्यान करना है। ध्यान तो एक सामान्य शब्द है ना। जैसे हम कहें कि भाई इसको ध्यान से पढ़ लो, इसको ध्यान से देख लो, एक शाब्दिक रूप से बताता हूं मैं, ये एक सामान्य बात है ना। ध्यान मतलब किसी चीज पर फोकस हो जाना। अब जब हम ध्यान की बात कर रहे हैं ज्योतिष के रिगार्ड में, अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में, तो हम किसका ध्यान करेंगे? अपना। आप क्या हैं? आपका शरीर दिखने हुए है, आप अपने मन को भी सोच पाते हैं कि मैं सोच रहा हूं, वो नॉन फिजिकल है थॉट जो है। तो उसके बाद ध्यान किसका करें? इनर सेल्फ का। केवल हमारा शरीर नियंत्रित हो रहा है उस आत्मा से। वो है जीवनदायिनी शक्ति। वो कितनी चैतन्य है, उसकी कितनी बड़ी इच्छाएं हैं, और उसके अंदर कितना प्रबल आत्मविश्वास है। तो जो इसलिए ध्यान और ये जो सहयोगी हैं चीजों में बनाने में, ये विरोधाभासी नहीं है जो है, और दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही काम की हैं। अगर व्यक्तित्व का रूपांतरण करना है, उसमें ध्यान आपकी बहुत मदद जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। फिर आपके अंदर और क्या क्या चीजें बदलाव चाहिए तरक्की के लिए, परिस्थितियों के हिसाब से, आपकी जो कामनाएं हैं उनके हिसाब से, वो धारणाएं आप अपनी बदलेंगे। ठीक। ध्यान के माध्यम से हम जी एक शब्द आता है योग जी। इसमें योग क्या है और योग में निद्रा योग क्या है? इसमें देखिए मैं बता रहा था, जो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब आज के कोई भी जो है, ये पिछले जितने भी समय के जो आधुनिक विज्ञान हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ये तो पिछले, कंप्यूटर तो अभी है पिछले 100 सालों की जो है, ये 500-700 सालों के हैं सब जो है विज्ञान जो है। और जो हमारा ज्योतिष है और जो योग है, ये हमारी इनसे बहुत पहले की विद्याएं हैं, इनसे सैकड़ों साल पुरानी जो है। जब कोई आधुनिक विज्ञान दूर दूर तक नहीं था, तो ये योग क्यों बना था जो है। अभी हम सारी शिक्षाएं क्या ले रहे हैं? सारी शिक्षाएं ले रहे हैं एकेडमिक्स की, भाषा के ज्ञान ले रहे हैं, और छोटी मोटी और जो यांत्रिकी, विज्ञान, गणित, ये सब शिक्षा ले रहे हैं। हमें एक भी शिक्षा वो नहीं दी जा रही है जो आपके आत्म चेतना को जागृत करेगी, उसको ऊंचा बनाएगी, उसको ताकत देगी, उसके अंदर वो ऊर्जा भरेगी। अच्छा, कि आप सर्वशक्तिशाली हैं। आपकी चेतना को और जो है ना विकास यात्रा बढ़ती है। और इसको ऐसे समझिए, आज के समय में देश में बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जिनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। अभी मैं कुछ समय पूर्व ही देख रहा था कि एक धर्मगुरु जो हत्या बलात्कार के आरोप में जेल से बार बार पैरोल पे छूट रहे हैं जो है, और उनके अनुन के पूज रहे हैं जो है। अभी भी उनकी आंखों, ये चेतना की बात है। अच्छा। ये एक छोटी सी बात बताई है मैंने जो है। अच्छा। कि उनको सामने सब चीज आपको स्पष्ट हो गया कि चेतना की क्या होती है। जब चेतना बंधी होती है ना, तो आदमी की समझ में नहीं आती है, सामने की चीज रखी हुई भी समझ नहीं आएगी जो है, वो मानने को तैयार नहीं होती है जो है। अच्छा। तो ये चेतना जागृत जिसकी होती है, ये कैसे आप बदलेंगे, ये हमारे आत्मिक विकास कैसे करेंगे आप जो है, कि किसी भी परिस्थिति में आप शांत हैं, किसी भी परिस्थिति में आप पॉजिटिव और क्रिएटिव हैं, इसके लिए योग बना था। योग के जो अंग है ना जो है, अष्टांग योग,
वो किसकी शिक्षा है? वो आपको वो बनाने की है जो आप अद्भुत बन जाएंगे, मनुष्यों में भी आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। वो है योग, अष्टांग योग की शिक्षा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे, एकेडमिक्स, दो लोग एक सी एजुकेशन लेते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, उनके नंबर भी एक से आते हैं, लेकिन दोनों की जो इनर सेल्फ है, दोनों की जो आत्म जागृति है, वो बताती है कि एक व्यक्ति कहाँ जाएगा और एक व्यक्ति किस स्तर पे जाएगा जो है। तो इसलिए जो योग है, अष्टांग, सबसे जरूरी चीज है। किसी भी परिस्थिति में आप शांत, गंभीर, क्रिएटिव, पॉजिटिव कैसे बन सकते हैं जो है। आप किसी भी समस्या को, किसी भी कठिन से कठिन चीज को अवसर समझते हैं। जैसे ऐसे मान के चलिए, आज के समय में शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। एक व्यक्ति ने व्यापार चालू किया, उसको उसमें किसी को कुछ हजार का नुकसान हो गया, किसी को कुछ लाख का नुकसान हो गया। जो व्यक्ति बहुत जागरूक और चैतन्य है, क्रिएटिव है, पॉजिटिव है, वो उसको क्या समझते हैं कि मैंने इससे सीख लिया। एक व्यक्ति बाहर जाके जो है विदेशों में, इंडिया में दे के पढ़ने गए हुए हैं, सीख के आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने वही व्यापार में काम करके पैसे का लाभ नहीं आया, सीख मिली है। कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए खर्च करके पढ़ाई करके आया है, उसे कंपनियों में घुमाया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है, वो अनुभव ले रहा है, वो भी तो सीख के आ रहा है ना, पैसा लगा के। हाँ। तो ये हमारा क्रिएटिव नजरिया होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें पैसे लगा के, जब तक हमारी जेब खाली हो जाती है, जब तक हम व्यापार सीख पाते हैं जो है। तो ऐसे क्रिएटिव पॉजिटिव बना पाएंगे। आपके आत्म उत्थान की क्या वो रहेगी, कैसे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो है मेडिटेशन, और वो जिंदगी बदलने वाली चीज। कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, इसको बोलते हैं स्विच वर्ड्स। हाँ, आप जानते होंगे, ज्योतिष विद्या से हैं तो। इसमें एक इटालियन वर्ड होते हैं, एक होते हैं वैदिक वर्ड्स। हाँ हाँ। तो एक मैं एस्ट्रोलॉजर का जब इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई कि प्रोसो प्यारे, दुरंत देव, कॉन्वलेक्सा और अश्विन देव, ये इटालियन वर्ड्स हैं। और यदि किसी को अच्छा पति, सुंदर पति, ताकतवर पति, इच्छा अनुसार उसके अनुकूल हो, तो उसको अगर ये बोले मधुराम आर्य, और अच्छी लड़की चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, सुडल चाहिए, नौकरी वाली चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, तो उसको बोलना चाहिए जो वैदिक वर्ड है, मधुराम भार्य। इटालियंस वर्ड को 51 बार बोलना है पर डे, और 21 दिन और 43 दिन बोल लेता है, तो उसका जीवन सुधर जाएगा। आप मुझे इसके बारे में विचार कीजिए बस। मैं तो मधुराम बार दिन में 108 की जितने भी उपाय, ये जो चीजें बता रहे ना, ये आपकी वाइब्रेशन को, अगर आप कोई भी ऐसी मंत्र, कोई भी ऐसी वाइब्रेशनल कनेक्शन नहीं है, तो वो आपके लिए निष्फल होती है। हम दूसरी भाषा की कोई चीज, अब जैसे कोई व्यक्ति आपकी यहाँ पर आके जो है कोई फ्रांसीसी में बोल रहा है, कोई और भाषा में बोल रहा है, कुछ भी बोल, आपके लिए अच्छा बोला, आपकी निंदा की, आपको कुछ भी बोल गया, वो आप पे असर नहीं पड़ रहा ना। तो जब तक आपका इमोशनल कनेक्शन और बिलीव नहीं होगा ना, वो भले इटालियन हो, वो जापानी जो, वो हमारी संस्कृत की हो, वो साउथ की हो, तक आपका बिलीव सिस्टम और उसका भाव नहीं जुड़ रहा होगा। जब तक अगर आप किसी भी शब्द का भाव से नहीं जुड़े होंगे, तो वो जब तक काम नहीं करेगा। ऐसे कुछ शब्द होते हैं निश्चित रूप से। आप कुछ मुझे शब्द बताइए, जैसे कि मैं आपको एक शब्द बताता हूँ जो इटालियन वर्ड है, कॉन्वलेक्सा, जिसको दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, थार चाहिए, ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़ा प्लॉट होना चाहिए, लॉन बड़ा हो, फुलवारी लगी हो, ठीक है ना, अगल बगल नौकर काम कर रहे हो, तो उसको बोलना है कॉन्वलेक्सा, कॉन्वलेक्सा, कॉन्वलेक्सा। अब मैं बताता हूँ, मैंने थी कि सब कुछ जो बनता है जो है, वो सबसे पहले किसी भी चीज का निर्माण हमारी चेतना में होता है। ये ब्रह्म शक्ति का नियम है। तो ये जो वर्ड है ना, जैसे स्विच वर्ड, तो ये क्या करते हैं कि एक वर्ड में जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो है, कि एक ही वर्ड में बहुत सारे हो गए, जो ऐसे पूरी लाइन, एक ही शब्द में वाक्यांश होते हैं ना, जैसे कि एक लाइन के लिए एक शब्द बोल दिया गया है। तो ये उस तरीके की एक जैसे वो है, एक जैसे उपायों के लिए कि एक वर्ड से आपकी जो है ना पूरी वो हो जाती है। इसमें जो है एक वर्ड से आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव इमोशंस आती हैं और वो आपके ऑरा में फ्लो करने लगती हैं। तो निश्चित रूप से ये काम करती हैं। क्योंकि मैं इटालियन और भाषाओं का मैं नहीं करता, तो हो सकता है जो ये लोग करते हो। वर्ड का करते हो, कुछ वर्ड बताएं आप मुझे। ये मधुराम आर्य और मधुराम भार्य नहीं, मैं इस तरीके की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली। देखिए, अगर आपको कोई एक वैदिक शब्द बताएं, एक कोई भी छोटी जो इसे कहते हैं टिप्स जो है, हाँ, अगर आपको बड़ी सफलता लेनी है
तो इन टिप्स की जरूरत नहीं होती है जो है। हाँ, फिर आपका ऑटो मोड में आपका ऑरा, आपका माइंडसेट, आपकी चेतना जो है। अगर किसी के घर में कलह हो रही है जी या फिर लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको बिस्तर पर गुलाब जल छिड़क कर जी सोना है। जी। उसका मतलब क्या है? हाँ, ये देखिए जो है ना, इसका ये बात आशय, ठीक है? हाँ, ये इससे मैं सहमत हूँ। ऐसा इसका भिगोना नहीं है, कारण केवल बताऊं, छींटे मारनी है। इसका मैं बताऊं, जब आप सोते जो है, जब आप सोने जा रहे हैं, आपकी विचारों में, आपकी चेतना में जो भी भाव चल रहे हैं, इसलिए हमेशा बोला जाता है सोने से पहले आदमी को जो है ना, सारी नेगेटिव चीजों को जो है आज के दिन के लिए रिलीज कर देना चाहिए जो है, और उसकी लर्निंग को ध्यान। हर चीज हमने कोई काम किया, या तो हमें उसमें पैसे मिल रहे हैं व्यापार में, या सीख मिल रही है, दो में से एक चीज मिल रही है ना। ये क्रिएटिव नजरिया है। अगर किसी ने, व्यक्ति ने आपको कुछ सिखा दिया है जो है, कोई हर लॉस भी आपको कुछ सिखा के जाता है ना। पैसा नहीं देता तो उसमें सीख मिलती है जो है। इसलिए हमें, इसका आशय है कि सोते समय हम ध्यान में होते हैं। सोने से पहले अगर आपको अच्छी खुशबू आ रही है गुलाब जल की, तो आप पॉजिटिव हैं जो है। सोते समय जो लोग अच्छा एनवायरनमेंट बना के चलते हैं, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि सोते समय आप जो अपने बेडरूम को अच्छा खुशबूदार बना के रखते हैं, आप रिलैक्स हैं जो है, आप पॉजिटिव वेव में हैं। जब सो के उठेंगे तो आप पॉजिटिव वेव में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आप सोते समय ध्यान में हैं एक्चुअली जो है। तो इसका सीधा संबंध इस चीज से है कि उन स्विच वर्ड्स के साथ में, जैसे वाक्यांश होता है कि एक बहुत बड़ी लंबी लाइन के लिए एक शब्द कर दिया गया, वो एक शब्द को बार बार पुकारने से, स्विच वर्ड ऐसे होते हैं जैसे एक शब्द के अंदर बहुत सारे शब्द, बहुत सारे भाव समाहित हो जाते हैं, और उसको बोलने से, उसका मनन करने से, उसको बार बार रिपीट करने से क्या होता है कि वो पॉजिटिव फीलिंग आपके ऑरा में रेडिएट होना शुरू हो जाती है। हाँ विकास जी, आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरे अनुभव और विचारों को जानने का जो मौका दिया मुझे जो है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से ज्योतिष जो हमारी इतनी प्राचीन विद्या है, योग, अष्टांग योग, जो आपके व्यक्तित्व को इतना रूपांतरित कर सकती है, आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ये ऐसे विषयों पर आपने लोगों में चर्चा करने के लिए जो कोशिश की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से जो है मेरा ये इस तरीके का तो पहला अनुभव है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ बार बार जो है। ठीक है, कर रहे हैं, और इसके माध्यम से आप जो है ना अच्छी अच्छी बातें, और जो वास्तव में लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगी, और लोगों की चेतना में परिवर्तन लाएंगी, और उनको सोचने के लिए विवश करेंगी जो है। इस तरह से अच्छी अच्छी बातें आप जो है ना लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा कार्य, नेक कार्य कर रहे हैं आप।